नमस्ते। अगले 1 घंटे में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य या दाम हम कैसे निश्चित करें। तो उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण, ये इस अगले 1 घंटे के लिए चर्चा का विषय होगा। इसमें हम कई विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे इस्तेमाल किए गए शब्दों की परिभाषा, और इन आमतौर की जिंदगी में हम कभी कभी लागत, दाम, मूल्य, इन सब का अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग करते ही हैं, पर अब हम इन शब्दों की परिभाषा देखेंगे, और हम जब उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे, शब्द का मतलब केवल उसी परिभाषा के अनुसार होगा। फिर हम देखेंगे जब हम व्यवसाय चलाते हैं तो अगर हमें मूल्य निर्धारण करना है तो मूल्य निर्धारण से जुड़े चरण क्या है, मूल्य की जांच कैसे करें, इन 3 विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस्तेमाल किए गए शब्दों की परिभाषा। अब शब्दों की परिभाषा के पहले हम दोबारा एक विषय पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि 5 पहलू हैं जो व्यापार की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, ग्राहक और प्रतिद्वंदी, इसको इंग्लिश में कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। दूसरा, क्षमता, इसे कैपेबिलिटीज कहते हैं। तीसरा, लागत और लाभ, जिसे कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स कहते हैं। चौथा, पूंजी, जिसको कैपिटल कहते हैं। और 5वां, व्यापार का वातावरण या एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। इस अगले 1 घंटे में हम अपने उत्पाद या सेवा का लागत और लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। पर और मुख्य बिंदु ये भी है कि लागत हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करती है। मूल्य हमारे व्यवसाय में बनने वाले लाभ का निर्धारण करते हैं। तो इस भाग में हम ये देखेंगे कि हम अपने उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे करें। तो ये जो अलग अलग पहलू ऊपर दिए गए हैं, ये उत्पादन, क्रय विक्रय एवं सेवाओं पर लागू होते हैं। हर प्रकार के व्यवसाय के लिए ये लागू होते हैं। आज हम इस तीसरे पहलू पे गौर फरमाएंगे, लागत और लाभ। तो पहला, मूल्य क्या है, हम किस चीज को मूल्य कहते हैं। तो कई बार जब कोई व्यवसाय में कोई कुछ खरीदता है किसी और व्यवसाय से जो उनके बिजनेस में इनपुट या रॉ मटेरियल है, तो वो उस वस्तु की लागत के लिए भी मूल्य या दाम या इंग्लिश में प्राइस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वह धनराशि जो उत्पाद या सेवा का निर्माण करने में खर्च होता है वो लागत है। तो व्यवसाय में कई प्रकार के लागत हो सकते हैं। आप अलग अलग शायद उत्पाद बना रहे हो तो अलग अलग चीजों को खरीदेंगे, वो सब लागत है। आप बिजली, पानी वगैरह उन सब पे भी पैसा व्यय करेंगे, वो भी लागत है। शायद आपने रेंट में कोई दुकान या कोई कमरा या कोई छोटी सी मशीन ली है, वो भी लागत है अगर आप रेंट पे कर रहे हो। तो उन सब को हम मूल्य या दाम शब्द उन सब के लिए हम मूल्य या दाम शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे।
उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारण करने के बारे में बात कर रहे हो तो इसको दाम नहीं कहेंगे, इसको लागत कहेंगे। तो वह धनराशि जो उत्पाद या सेवा का निर्माण करने में खर्च होता है वह सब लागत है, या इंग्लिश में वो सब कॉस्ट है, उसको प्राइस नहीं कहेंगे। तो फिर प्राइस या मूल्य, इस शब्द की परिभाषा क्या है और इस शब्द का इस्तेमाल कब करेंगे? मूल्य वह धनराशि है जिसका भुगतान ग्राहक को उस उत्पाद या सेवा के लिए करना है जो हम बेच रहे हैं। तो मूल्य शब्द, प्राइस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ग्राहक ने हमसे उत्पाद या सेवा के लिए, उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए कितने पैसों का भुगतान किया, वह मूल्य है। और मूल्य निर्धारण किसे कहते हैं? सभी व्यापारों को वह कीमत तय करनी होती है जिस पर वे अपने उत्पाद या सेवाएं बेचेंगे। इस प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण कहते हैं। तो मूल्य शब्द, प्राइस शब्द हमेशा उसके लिए तब इस्तेमाल करेंगे जब आप बता रहे हो कि ग्राहक ने आपसे कितने में उत्पाद या सेवा खरीदी, और उत्पाद या सेवा के निर्माण में जो भी खर्च होता है वो सब लागत है। अभी कुछ और परिभाषाएं भी देख लें। सॉरी, ओके। तो लाभ क्या है? बिजनेस में लाभ किसे कहते हैं? ये बिल्कुल आसान है। लाभ बेसिकली वह धनराशि होती है जो व्यापार अपने उत्पाद या सेवाएं बेचकर जो कमाता है, जो उसके पास सब लागत हटा के बचता है। तो लागत मतलब आय, जो बिक्री से कुल मिला के आय होती है, उसमें से कुल लागत निकालें तो लाभ। तो इस प्रकार से हम लाभ की भी परिभाषा समझ चुके हैं। एक और शब्द जिसके बारे में हम कभी कभी बात करेंगे वो है वांछित लाभ, कि या यह उत्पाद बेचने से आपका वांछित लाभ क्या है। तो मतलब आप कितने लाभ की उम्मीद रखते हैं, और वांछित लाभ के बारे में सोचते हुए हमेशा समझदारी से सोचना चाहिए। ज्यादा ऊंचा वांछित लाभ नहीं रखना चाहिए। अगर हम 70-80 इस प्रकार से वांछित लाभ के बारे में सोचने लगे तो व्यवसाय से ये ऐसा वांछित लाभ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। केवल कुछ व्यवसायों में ये होता है। तो लाभ है कैसे मिलेगा? आय, उसमें से कुल लागत अगर हटा देंगे, आय या बिक्री माइनस कुल लागत। तो ये परिभाषाएं सीखी हमने मूल्य, लागत और लाभ की। अब सीखते हैं मूल्य निर्धारण से जुड़े चरण क्या हैं। अभी मूल्य निर्धारित करते समय आपको किस किस बात के बारे में सोचना है, या आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले कोई भी व्यवसाय मार्केट में अकेला नहीं होता, हमेशा प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी होते हैं जो आप ही के व्यवसाय की तरह उत्पाद या सेवा ग्राहक को दे रहे हैं। इसलिए अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित करते समय आपको इस बात की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि प्रतिद्वंदी किस मूल्य पे बेच रहे हैं। तो प्रतिद्वंदियों का मूल्य या कंपेटिटर्स प्राइसेस। दूसरा, जो ग्राहक हैं वो किस मूल्य को किफायती समझेंगे, या उनका बजट क्या है, इसका कुछ
अनुमान लगा सकते हैं, कुछ ग्राहकों से पूछ के इसका पता लगा सकते हैं। आप ये कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर है, पर थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए कि ग्राहकों के लिए किस प्रकार का मूल्य किफायती होगा। कितने रुपए इनके बजट से वो दे सकते हैं आपके उत्पाद या सेवा के लिए। तीसरा, लक्षित लाभ या वांछित लाभ व्यापार के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये थोड़ा समझदारी के साथ चुनना चाहिए। अब हम मूल्य निर्धारित करने के चरणों को सीखेंगे। अगर आपने ये तीनों बातों की जानकारी कर ली है तो अब आप मूल्य निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो उत्पादों एवं सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण में क्या क्या चरण शामिल हैं? सबसे पहले अपने उत्पाद या सेवा से मिलते जुलते उत्पादों या सेवाओं की कीमत पता करें, जिसे आमतौर पर हमारे लक्षित ग्राहक खरीदते हैं। तो इसके लिए आपको बाजार में प्रतियोगी किस मूल्य पे बेचते हैं, इस बात की थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। फिर इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि लक्षित ग्राहक हमारे उत्पादों या सेवाओं को प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर समझते हैं या बदतर समझते हैं या प्रतिद्वंद्वी के समान ही समझते हैं। इसके लिए शायद कुछ ग्राहकों से फिर से आपको बात करनी पड़ेगी यह समझने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मूल्य निर्धारित करने में आपको काफी सारी जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। आपको प्रतियोगी किस मूल्य पे बेच रहे हैं वो जानना पड़ेगा। दूसरा, ये जानना पड़ेगा कि ग्राहक हमारे उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर या बदतर मानते हैं या समान मानते हैं। अब तीसरे चरण में प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों या सेवाओं के मुकाबले हमारे उत्पाद या सेवा के लिए मूल्य का चयन कर सकते हैं। किस प्रकार से? अगर हमारी उत्पाद या सेवा ग्राहकों के नजरिए में प्रतिद्वंदियों से बेहतर है तो हम प्रतिद्वंद्वी से अधिक मूल्य लगा सकते हैं। अगर हमारे उत्पाद या सेवा को ग्राहक को प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिए गए उत्पाद या सेवा से बदतर लगती है तो हमें प्रतिद्वंद्वी से कम मूल्य में बेचना पड़ेगा। और अगर हमारा उत्पाद या सेवा प्रतिद्वंद्वी के बराबर ही है तो फिर लगभग प्रतिद्वंद्वी के समान मूल्य पर ही बेच सकते हैं। अगर हम जो मान लीजिए उत्पाद बना रहे हैं वो प्रतिद्वंद्वी से बेहतर नहीं है बल्कि प्रतिद्वंद्वी के उत्पाद से थोड़ी बदतर है और हम मूल्य, लेकिन प्रतिद्वंदी अगर 10 रुपए में बेचता है, हम मूल्य 12 रुपए रखते हैं, तो क्या ग्राहक हमसे खरीदेंगे या सभी ग्राहक प्रतिद्वंदी से ही खरीदेंगे? हमारे दुकान की तरफ आकर्षित होने की बजाय प्रतिद्वंदी के पास ही जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिद्वंदी के उत्पाद या सेवा के गुणवत्ता के मुकाबले अपने उत्पाद या सेवा की तुलना करनी चाहिए और फिर इन तीन नीचे दिए गए 3 नियमों के अनुसार मूल्य निर्धारित करना चाहिए। अभी इसको एक उदाहरण की मदद के साथ समझते हैं। मान लीजिए अंजलि नाम की महिला है जो एक छोटा व्यवसाय आरंभ किया है उन्होंने, जो नीम के साबुन बनाती हैं। वह नहीं जानती कि इन नीम के साबुन को किस कीमत पर बेचा जाए। तो प्रश्न ये है कि अंजलि को
क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये अपने नीम साबुन के लिए मूल्य निर्धारण करें। तो हम पिछले स्लाइड पे जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण पर सोचेंगे अंजलि के इस व्यवसाय के लिए। तो पहला चरण था मिलते जुलते उत्पादों या सेवाओं की कीमत पता करें, जिसे आमतौर पर हमारे लक्षित ग्राहक खरीदते हैं। तो अंजलि को भी सबसे पहले यही करना पड़ेगा। ये पहला चरण है, तो अंजलि यही करती है। वो बाजार में जाती है और अलग अलग प्रकार के साबुनों के मूल्य पता लगाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंजलि ने ये बहुत सुंदर सा एक टेबल भी बना दिया है अलग अलग साबुनों के बारे में। कुछ उसने नीम साबुनों के मूल्य का पता लगाया है। गांधी आश्रम नीम 45 रुपए में बिकता है, मार्गो नीम 30 रुपए में। कुछ और हर्बल या हैंडमेड साबुन के बारे में भी पता लगाया है। गुलनार का कोकोनट साबुन 63 रुपीज में बिकता है। कृष्णा इको सोप 60 रुपए में बिकता है। और उसने कुछ राष्ट्रीय जाने माने साबुनों का भी चेक किया है। लक्स का रोज साबुन 15 रुपए में बिकता है, लक्स का रेगुलर साबुन 12 रुपए में, और उस मार्केट में एक स्थानीय ब्रांड भी है राजमहल करके, जो 10 रुपए में बिकता है। तो जब अंजलि मार्केट जाके प्रतियोगियों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को के मूल्य की जांच पड़ताल करती है, तो वो चकरा जाती है थोड़ा सा। मार्केट में तो 10 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के साबुन बिक रहे हैं। वो अपने साबुन का मूल्य किस तरह से निर्धारित करें? तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इस तरह के केस में अंजलि को किन साबुनों से अपने साबुन की तुलना करनी चाहिए। क्योंकि दूसरा चरण ये है कि अपने उत्पाद के समान उत्पादों का मूल्य निर्धारित करें, वो पहला कदम है। फिर ये भी चरण है कि आपको दूसरे उत्पादनों से अपने उत्पाद की गुणवत्ता को कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है। तो अंजलि सोच रही है, अब इतने सारे साबुन हैं, उनके अलग अलग दाम हैं, वो किन साबुनों को अपने साबुन की तुलना करे। तो अंजलि सोचती है कि ग्राहकों के दृष्टिकोण से किस प्रकार के साबुन उसके नीम साबुन की प्रतियोगी माने जाएं। शायद उसे केवल अन्य नीम साबुन को प्रतियोगी मानना चाहिए, क्योंकि जो ग्राहक अन्य नीम साबुन खरीदते हैं वे ही उसके नीम साबुन की तरफ आकर्षित होंगे। या ये भी हो सकता है कि वो अन्य हर्बल साबुन वाले ग्राहकों को भी आकर्षित करे, तो उनसे भी तुलना करें अपने साबुन की। ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी राष्ट्रीय ब्रांड से, जैसे लक्स, रेक्सोना और स्थानीय ब्रांड जैसे राजमहल, उनसे अपने साबुन की तुलना करे। तो उसको इसके बारे में ध्यान से सोचना पड़ता है कि वो किस प्रकार के साबुन से अपने साबुन की तुलना करें। और यही मुख्य बिंदु है कि बाजार मूल्य की जांच करते हुए एक व्यापार को यह पता होना चाहिए कि उसके प्रतिद्वंद्वी कौन है। कंपनी का नाम और उत्पाद का प्रकार दोनों। तो अंजलि को अब ये सोचना पड़ेगा कि जो उसके लक्षित ग्राहक हैं, वो फिलहाल किस प्रकार के साबुन खरीदते होंगे, और फिर उनकी राय में अंजलि के साबुन और उनका अभी वाला साबुन, इनसे
इन दोनों की तुलना के बारे में पूछना चाहिए। तो ये हर व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि क्या हम बाजार में जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड है या उत्पाद हैं उसकी टक्कर कर सकते हैं और उनके सामान मूल्य रख सकते हैं। वही ग्राहक जो इस प्रकार के पदार्थ खरीदते हैं वो हमसे भी आकर खरीदेंगे क्या? ये सभी प्रश्न अंजलि के दिमाग में भी होते हैं और वो भी इनके बारे में काफी सोचती है। तो अगर आप चरण याद रखेंगे तो पहला चरण था मिलते जुलते उत्पादों या सेवाओं का मूल्य पता करना जो आपके लक्ष्य ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पे खरीदे जाते हैं। तो इसमें ये बात जरूरी है, आपके लक्षित ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पर खरीदे जाते हैं। तो अंजलि का बिजनेस छोटा है, एक्सक्यूज मी, उसे मालूम है कि अधिकतर वही लोग उसका नीम का साबुन खरीदते हैं जो आज मार्गो नीम या रेक्सोना नीम खरीद रहे हों, इसीलिए या गांधी आश्रम नीम खरीद रहे हों, इसीलिए वो अपने साबुन की तुलना इन्हीं साबुनों से करती है। उसे मालूम है जो लोग 10 रुपए का लक्स खरीदते हैं जिसमें रोज का सुगंध है, गुलाब का सुगंध है, वो उसके नीम के साबुन की तरफ आकर्षित नहीं होने वाले हैं। तो इस उदाहरण में ये बात ध्यान से इसके बारे में सोचना चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप अलग अलग उत्पादों का मूल्य पता लगाएंगे बाजार से, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लक्ष्य ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पे कौन से खरीदे जाते हैं और उनके मूल्य के बारे में ध्यान से सोचना पड़ेगा। दूसरा, फिर सोचना पड़ेगा कि आपके लक्ष्य ग्राहक जो हैं वो आपके उत्पाद या सेवाओं को प्रतिद्वंदियों से बेहतर, उतना ही अच्छा या खराब पाते हैं। और किन प्रतिद्वंदियों से तुलना करनी चाहिए उत्पाद के गुणवत्ता की? उन्हीं प्रतिद्वंदियों से जिनके उत्पाद लक्ष्य ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पे फिलहाल खरीदे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो अंजलि निश्चित करती है कि वही लोग जो आजकल साधारण अलग अलग नीम साबुन खरीदते हैं वे ही उसके नीम साबुन को भी खरीदेंगे। तो अब मूल्य तो उसके पास है अलग अलग नीम साबुन के, अब वो जाकर 5 ग्राहकों को अपना साबुन दिखाती है जो आमतौर पर अलग अलग नीम साबुन का प्रयोग करते हैं और उनसे पूछती है कि उसके साबुन की गुणवत्ता उन नीम साबुनों की गुणवत्ता की तुलना में कैसी है, और उनसे इस सवाल का जवाब मांगती हैं। तो ये 5 लोग अंजलि को बताते हैं कि उसके साबुन की गुणवत्ता गांधी आश्रम नीम के समान ही है, लेकिन ये लोग अंजलि को ये भी बताते हैं कि आमतौर पर वो गांधी आश्रम नीम नहीं खरीदते क्योंकि ये बेहद महंगी है। उसकी साबुन मार्गो नीम की साबुन के भी समान है, बट उसके साबुन का आकार और पैकिंग मार्गो नीम से जितना अच्छा नहीं है। तो पहला इसमें पॉइंट देखिए कि गुणवत्ता गांधी आश्रम नीम के समान ही है, लेकिन वो ग्राहक गांधी आश्रम नीम अधिकतर खरीदते नहीं हैं क्योंकि ये बेहद महंगी है। तो उससे अंजलि को साफ पता चल जाता है कि उसे अपने साबुन का दाम गांधी आश्रम नीम से कहीं कम रखना पड़ेगा और गांधी आश्रम नीम 60 रुपए के मूल्य के रेंज में है। तो अंजलि को भी
पता है अब कि मूल्य 60 रुपए से तो काफी कम रखना है। उसका साबुन मार्गोनीम के समान ही है, पर आकार और पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो शायद इससे इससे अंजलि को पता चलता है कि शायद उसे मूल्य मार्गोनीम से कम ही रखना चाहिए। सॉरी, मैंने अभी गांधी आश्रम नीम का 60 रुपए मूल्य बताया। वो जो हमने कुछ मिनट पहले टेबल देखा था, उसमें उतना उसका मूल्य 45 रुपए था और मार्गो नीम का 30 रुपए। तो क्या अंजलि को अपने साबुन की कीमत गांधी आश्रम नीम के समान रखनी चाहिए या मार्गो सोप की तरह? अंजलि को क्या मूल्य निर्धारित करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने समझाया कि अंजलि के साबुन की गुणवत्ता इन दोनों के समान ही है, पर उसे ग्राहकों ने स्पष्ट बताया है कि गांधी आश्रम नीम बेहद महंगी है, तो उसे 45 रुपए से तो कम में ही मूल्य निर्धारित करना चाहिए। 45 रुपए से कम का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। उसे ये भी पता चलता है कि उसका साबुन मार्गो सोप के लगभग समान है, पर आकार और पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इससे उसे ये भी पता चलता है कि शायद उसे 30 रुपए से थोड़ा कम मूल्य रखना चाहिए। तो हमने अभी ये तीसरा चरण भी कर लिया है। हमें पता चल गया है कि ग्राहकों को लगता है कि अंजलि का उत्पाद मार्गो से थोड़ा खराब है, तो हमें मार्गो से थोड़ी कम कीमत रखनी पड़ेगी, मतलब 30 रुपए से थोड़ी कम। इस प्रकार से हमने मूल्य निर्धारण के तीनों चरण अभी कंप्लीट कर दिए हैं। तो अंजलि ये निश्चय लेती है कि वो 25 रुपए पे अपने साबुन को बेचेगी, ताकि जो मार्गो नीम साबुन खरीदते हैं वो उसके साबुन की तरफ आकर्षित होंगे। अभी जब अंजलि ने 25 रुपए का मूल्य तय किया है, उसको फाइनल करने से पहले या उस मूल्य को लॉक कर देने से पहले अंजलि को और क्या क्या विचार करना चाहिए? मूल्य को फाइनल करने से पहले ये मूल्य बिल्कुल सही है या नहीं, इसकी जांच कैसे करनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई रास्ता है या कुछ प्रश्न है? आगे बढ़ने से पहले एक मुख्य बात कि हालांकि इस उदाहरण में हमने उत्पाद के मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा की है, लेकिन ये सेवाओं के मूल्य पे भी इसी प्रकार से इसको इन्हीं 3 चरणों को लगाया जा सकता है। इसी सेवा का मूल्य भी इसी प्रकार से निकलेगा। अभी वापस उदाहरण पर, अंजलि ने 25 रुपए का मूल्य निश्चित किया है। क्या ये सही है? उसको किन किन बातों पे अब विचार करना चाहिए? तो अभी अगले सेक्शन पे आएंगे, पर उसके पहले बहुत जल्दी मुख्य बिंदुओं का एक रिवीजन। तो किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य को निर्धारित करने के चरण: पहला, मिलते जुलते उत्पादों या सेवाओं का मूल्य पता करना जो आपके लक्षित ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पर खरीदे जाते हैं। दूसरा, यह जांचिए कि आपके लक्ष्य ग्राहक आपके उत्पाद या सेवाओं को प्रतिद्वंद्वी से बेहतर, उतना ही अच्छा या खराब पाते हैं। तीसरा, प्रतिद्वंद्वियों के उत्पाद के समान अपने उत्पाद का मूल्य चुनिए। किस प्रकार से? दूसरे चरण में प्रतिद्वंदी के उत्पाद की गुणवत्ता से अपने उत्पाद की गुणवत्ता की आपने तुलना की है, वो भी ग्राहकों से करवाई है। तो प्रतिद्वंदियों के उत्पाद या सेवा से ज्यादा कीमत तब रख सकते हैं यदि ग्राहकों को लगता है कि आपका उत्पाद या सेवा बेहतर है।
अगर ग्राहकों को लगता है कि आपके उत्पाद या सेवाएं प्रतिद्वंद्वी से खराब हैं, तो आपको प्रतिद्वंद्वी से कम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। और अगर ग्राहकों को लगता है कि आपके उत्पाद या सेवाएं प्रतिद्वंद्वी के बराबर ही हैं, तो समान मूल्य ही रख सकते हैं। तो अभी दूसरा प्रश्न, मूल्य की जांच। और इसे भी हम इसी उदाहरण के द्वारा समझेंगे, अंजलि के नीम की साबुन की। तो अंजलि ने 25 रुपए का मूल्य निर्धारित किया है, क्या ये सही है? उसको किन किन प्रश्नों के बारे में अब सोचना चाहिए इस मूल्य को फाइनल करने से पहले? तो मूल्य को फाइनल करने से पहले भी किन किन बातों पे हमें के बारे में हमें सोचना है, इसके लिए भी हमारे पास एक चेकलिस्ट या जांच सूची है। पहला, आपको सोचना चाहिए, अंजलि को सोचना चाहिए कि क्या यह 25 रुपए का मूल्य ग्राहकों के लिए किफायती होगा। तो ग्राहकों के लिए ये किफायती है या नहीं, उसके बारे में भी दो चीजों के बारे में सोचना है। पहला, क्या आपके ग्राहक इतने पैसों का भुगतान कर सकते हैं, और दूसरा, इतने पैसों का भुगतान वो कभी कभी या नियमित तौर पर कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप महीना दर महीना कितना बेच सकते हैं, और आपके व्यापार की स्थिरता का ये एक संकेत है। अगर ग्राहक केवल कभी कभी आपका उत्पाद खरीदेंगे, तो आपको हर महीने आपकी आय किसी महीने ज्यादा होगी, किसी महीने कम होगी। इससे व्यापार की स्थिरता पर असर पड़ेगा। दूसरा, हमें व्यापार की लाभप्रदता के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो मूल्य आपने निर्धारित किया है, उस पर अपने व्यापार का लाभ जांचिए। यदि आपको कम लाभ या घाटा हो रहा हो उस मूल्य पर, तो या तो आपको किसी तरह से उत्पाद की लागत घटा देनी पड़ेगी ताकि आपका लाभ बढ़ जाए। यहाँ याद रखिए, हमने कुछ समय पहले फॉर्मूला देखा था, लाभ कैसे कैलकुलेट होता है। लाभ इक्वल टू कुल आय माइनस कुल लागत। तो आपका लाभ अगर कम है, तो आप या तो लागत को भी कम कर दें जिससे उतनी ही आय पे आपका लाभ बढ़ जाए, या किसी तरह से आपको आय बढ़ाना है, मतलब मूल्य बढ़ाना ही पड़ेगा, शायद उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर करके। तो इसी प्रकार से जब उस मूल्य पर लाभप्रदता के बारे में व्यवसाय सोचेगा, तो देखना पड़ेगा कि उस मूल्य पर कितना लाभ बन रहा है। यदि लाभ कम हो या घाटा हो रहा है, तो पहला, या तो उत्पाद की लागत घटा दे, या फिर उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर मूल्य बढ़ा दें। अगर उत्पाद के गुणों या गुणवत्ता को बेहतर कर दिया, तो दोबारा जो हमारे पहले मूल्य निर्धारण के 3 चरण थे, उनको दोहराना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि अब ये प्रतियोगी के उत्पाद की गुणवत्ता के समान है या बेहतर हो गया है। तो इस प्रकार से मूल्य के जांच करने की जांच सूची भी हमने आपके लिए तैयार की है। अभी उसी अंजलि के नीम के साबुन के उदाहरण की मदद से इस जांच सूची के चरण भी एक बार कर लेते हैं। तो आपको याद होगा, अंजलि ने 25 रुपए का मूल्य निर्धारित किया है अपने साबुन के लिए। अभी जैसा कि हमने जांच सूची में पहला कदम बताया था कि अंजलि को ये समझना पड़ेगा कि क्या उसके नीम का साबुन 25 रुपए के मूल्य पर ग्राहकों के लिए वहनीय है या नहीं।
हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अंजलि किस प्रकार से ये पता लगा सकती है। तो वो अलग अलग तरीकों के बारे में सोचती है जिससे वो समझ सकती है कि क्या उसने जो मूल्य निर्धारित किया है वो ग्राहकों के लिए किफायती है, उनके बजट में फिट होता है कि नहीं। एक तरीका वो सोचती है कि उसे विक्रेताओं से बात करना चाहिए। तो वो एक किराने की दुकान के मालिक से बात करती हैं और उनसे अंजलि को पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति 50 रुपए से ज्यादा कीमत की साबुन खरीदता ही नहीं है। इसके अलावा किराना दुकान के मालिक अंजलि को कुछ और बातें बताते हैं। पहला ये कि लोग गांधी आश्रम नीम जो 45 रुपए के मूल्य पे बिकता है, इसको केवल कभी कभी खरीदते हैं। दूसरा, नीम के साबुनों में मार्गो नीम जो 30 रुपए का है वो सबसे ज्यादा बिकता है और ज्यादातर लोग 10 से 15 रुपए के मूल्य के जो साबुन हैं उन्हीं को खरीदते हैं। तो अंजलि अब काफी सोच विचार में पड़ जाती है कि क्या उसे अपने साबुन का मूल्य इन 10 से 15 रुपए तक के साबुनों के मूल्य के समान रखना चाहिए। उसने जो 25 रुपए का मूल्य रखा है, क्या वो उसके साबुन के लिए सही है? तो ये प्रश्न उसको काफी सताता है कि क्या उसका साबुन ग्राहकों के लिए वहनीय है। और फिर वो ध्यान से सोचती है कि उसके लक्षित ग्राहक तो वही हैं जो आजकल साधारण तौर पे नीम का साबुन खरीदते हैं, जो गुलाब की सुगंध वाला लक्स खरीद रहे हों या राजमहल खरीद रहे हों वगैरह, वो नीम का साबुन खरीदने नहीं वाले हैं। तो उसे ख्याल आता है कि जब वो अपने साबुन की वहनीयता के बारे में सोचेगी तब उसको अपने लक्षित ग्राहक समूह के बारे में ही सोचना चाहिए। तो फिर वो नीम के साबुनों के मूल्य के बारे में और ग्राहकों की क्षमता नीम साबुन खरीदने में इसके बारे में सोचती है। तो वो केवल नीम के साबुनों पर ध्यान देती है। उसको पता चल जाता है कि गांधी आश्रम नीम केवल कभी कभी खरीदा जाता है और वो वैसे भी उसके साबुन से उसका मूल्य कहीं ज्यादा है। अंजलि के साबुन का मूल्य 25 है, गांधी आश्रम का 45 है। तो उसे पता है कि 40, 45, 50 रुपए का साबुन ग्राहकों को बहुत ज्यादा महंगा लगता है। उसे पता चलता है कि नीम के साबुनों में मार्गो नीम 30 रुपए का है और ये सबसे ज्यादा बिकता है। अंजलि के साबुन का मूल्य 25 रुपए पे मार्गो नीम से थोड़ा कम है, इसलिए उसको विश्वास हो जाता है कि उसका साबुन ग्राहकों को किफायती ही लगेगा। इसके बाद वो अगली बात के बारे में सोचती है और वो कुछ ग्राहकों से भी बात करती है ताकि उसको किराना दुकान वाले के नजरिए के अलावा ग्राहकों से भी डायरेक्ट सुनने को मिले और वो ग्राहकों को भी मूल्य के बारे में पूछती है। अब मुख्य प्रश्न, क्या अंजलि का साबुन 25 रुपए के मूल्य पे ग्राहकों के लिए वहनीय होगा? कि अंजलि इसके बारे में बहुत सोचती है पर फिर उसको समझ जाती है कि जो लोग नीम साबुन खरीदते हैं वही लोग उसके लक्षित ग्राहक हैं। और अधिकतर नीम साबुनों में मार्गो नीम बिकता है जो 30 रुपए में बिकता है और उसने 25 रुपए का मूल्य रखा है। इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि उसका साबुन ग्राहकों के लिए तो
वहनीय है। अभी वो दूसरे चरण पे आती है, लाभप्रदता जांचना। तो अंजलि जांचती है कि इस 25 रुपए के मूल्य पर उसका व्यापार कितना लाभ कमाएगा। वो इसकी गणना करते समय व्यापार द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों को शामिल करती है। अलग अलग के कई प्रकार के खर्चे होंगे। साबुन बनाने के लिए उसको कई पदार्थ खरीदने होंगे, बिजली का बिल होगा, शायद उसको रेंट भी देना पड़ता है, शायद उसके यहाँ कोई मजदूर भी काम करते हैं, पता नहीं। वो सारे खर्चे जोड़ती है। इससे उसे कुल लागत का पता चलता है। और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाभ इक्वल्स कुल आय माइनस कुल लागत। तो इस 25 रुपए के मूल्य पर अंजलि अनुमान लगाती है, गणना करती है कि उसके व्यवसाय की कुल मासिक आय कितनी होगी और लागत कितनी होगी, और फिर लाभ का गणना करती है और उसे पता चलता है कि लाभ 4,500 रुपए होगा। लेकिन उसका लक्षित लाभ 5,000 रुपए था। तो वो लक्षित लाभ पर कैसे पहुंचे, और क्या उसे यही 25 रुपए का मूल्य और 4,500 रुपए के लाभ में संतुष्ट होना चाहिए या नहीं। वो क्या कर सकती है आगे अपना लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए। अब अंजलि इस सोच में पड़ जाती है। इसके लिए भी हमने आपको 2 उपाय दिए हैं, हम दे रहे हैं। कई बार एक व्यापार सही मूल्य निर्धारित कर सकता है इन चरणों का अनुसरण करके जो हमने देखे हैं, लेकिन यह पर्याप्त लाभ नहीं देता। तो यदि लाभ लक्षित लाभ से कम हो या घाटा हो रहा है तो व्यवसाय के पास 2 उपाय हैं। या तो उत्पाद की लागत कम कीजिए जिससे कि लाभ बढ़ जाएगा, या फिर मूल्य थोड़ा बढ़ा दीजिए और उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को भी बेहतर कर दीजिए। अगर आपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए बिना मूल्य बढ़ा दिया तो क्या ग्राहक आपके व्यवसाय से खरीदेंगे या वो प्रतियोगियों से खरीदेंगे? आपको क्या लगता है? तो इसलिए मूल्य बढ़ाने से पहले आपको गुणवत्ता को भी बेहतर कर देना चाहिए ताकि ग्राहक आपसे खरीदते रहें। तो अब अंजलि क्या करती है? तो क्योंकि अंजलि का लाभ पर्याप्त नहीं है तो पहले वो यह जांचने का निर्णय लेती है कि क्या वे उत्पादन की लागत को कम कर सकती है। साधारण तौर पर पहले इसको जांचना चाहिए और फिर मूल्य बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो उपाय ज्यादा कठिन है। तो अंजलि ये जांचती है कि उत्पादन की लागत किसी प्रकार से कम हो सकती है क्या। उसे ये पता चलता है कि वो कच्चे माल की बर्बादी अगर कम करके और प्लास्टिक की जगह कागज की पैकिंग का प्रयोग करे तो खर्च थोड़ा घट सकता है। फिर इससे उसका फायदा या लाभ बढ़कर 5,000 रुपए पर पहुंच सकता है जो उसका लक्ष्य है। तो इससे वो खुश है और वो ऐसा ही करती है। वो लागत को घटाकर लक्षित लाभ प्राप्त करती है। उसके पास एक दूसरा तरीका भी था, उसको भी देखते हैं। लेकिन
अधिकतर बार दूसरा तरीका इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल होता है व्यवसाय के लिए। अंजलि उसके बारे में भी पर सोचती है कि लाभ बढ़ाने के लिए और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरा तरीका है मूल्य बढ़ाना। कुछ मामलों में हम अपने उत्पाद की सुविधाओं को बेहतर बना के अधिक मूल्य वसूल करने में सक्षम हो सकते हैं, पर ऐसा करना काफी कठिन है क्योंकि ग्राहकों को राजी करना है और उन्हें ज्यादा मूल्य देना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। एक खतरा यह भी है कि अगर अंजलि कीमतों को बहुत बढ़ाती है तो ग्राहक उत्पाद या सेवा खरीदने लगेंगे। इसलिए इच्छित लाभ को प्राप्त करने के लिए लागत या खर्च पर ध्यान देना आमतौर पर बेहतर होता है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि दो तरीके हैं वांछित या लक्षित लाभ तक पहुंचने में, लेकिन उनमें से एक आपके कंट्रोल में ज्यादा है, वो है लागत पर ध्यान से सोचना और किसी तरह से लागत को कम कर लेना। उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर मूल्य थोड़ा बढ़ा देना काफी मुश्किल होता है क्योंकि अधिकतर बार ग्राहक ज्यादा मूल्य देने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो मूल्य निर्धारण और लागत पर कुछ और पॉइंट। जब कोई व्यवसाय अपने कार्यों को शुरू करता है तो वह अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए बाजार में हिस्सेदारी पाने के लिए व्यवसाय को अपने उत्पादों का मूल्य प्रतियोगियों के मूल्य की आंकना करके निर्धारित करनी चाहिए। इसलिए हमने शुरू में वो 3 चरण बताए थे कि अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित करते समय सबसे पहला चरण है कि आप अपने उत्पाद के समान अलग अलग उत्पादों के मूल्य की जांच करें। आगे उसी समय व्यवसाय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आय जो अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने से कमाता है उसे उत्पाद या सेवा खरीदने या बनाने और प्रदान करने की लागत से ज्यादा होनी चाहिए। तो मूल्य इस तरह से भी रखना चाहिए कि उत्पाद को कि व्यवसाय को कुछ लाभ हो। इसका मतलब है कि कीमत निर्धारित की जानी चाहिए इस प्रकार से कि आय कम से कम व्यवसाय की परिवर्तनीय लागत से मेल खाए या उससे ऊंची हो, कम से कम। बेहतर यही है कि आपको हर महीने कुछ लाभ प्राप्त हो। तो मुख्य बिंदुएं क्या है? मूल्य के अगर आपने मूल्य निर्धारित कर लिया है तो ये मूल्य सही है या नहीं जांच करने के लिए एक जांच सूची या चेकलिस्ट भी है। इसमें 2 विषयों पे आपको सोचना पड़ेगा। पहला, ग्राहकों की खरीदने की क्षमता। क्या आपके ग्राहक इतने पैसों का भुगतान कर सकते हैं? क्या वे ये कभी कभी या नियमित तौर पर कर सकते हैं? आप हर महीने कितना बेच सकते हैं? और आपके व्यापार की स्थिरता का यह एक संकेत है। और दूसरा, व्यापार की लाभप्रदता। जो मूल्य आपने निर्धारित किया है उस पर अपने व्यापार का लाभ जांचिए। यदि लाभ कम या घाटा हो रहा हो तो या तो उत्पाद की लागत कम कर दीजिए या फिर मूल्य बढ़ा दीजिए और उत्पाद या सेवा के गुण या गुणवत्ता को बेहतर कर दीजिए। और अगर आपने उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर करके मूल्य बढ़ाया है तो फिर से
मूल्य निर्धारित करने की विधि को दोहराइए। आज के लिए हम बस यहीं तक चर्चा करेंगे। नमस्ते।